साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो साथियों आज है संडे और संडे स्पेशल आपका सुपर फर्स्ट रिवीजन। तो चलिए साथियों बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए आप सभी क्या कीजिए, पेन को भी लेके बैठे और अपना स्कोर काउंट करते चले, ताकि आज का जो 35 प्रश्न है, इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना सही हो रहा है आपको लास्ट में बताना है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये क्या है बताइए। क्या ये आपका न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है, या फिर न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, या फिर न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। बताइए साथियों कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया वो न्यूटन साहब के कौन से गति नियम है। तो देखिए साथियों इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन साहब का गति का विषयक का तृतीय नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, न्यूटन का गति का तृतीय नियम यानी तीसरा नियम। और इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें और आपको लास्ट में बताना है। चलेंगे इसके बाद दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि रॉकेट जो है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या न्यूटन का तृतीय गति नियम के आधार पर काम करता है, या फिर न्यूटन का प्रथम नियम के सिद्धांत पर काम करता है, या फिर न्यूटन का द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए साथियों कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए आपका रॉकेट जो है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों, वो आपका न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर आपका कौन कार्य करता है साथियों, आपका रॉकेट कार्य करता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरे प्रश्न में चलेंगे। इसी तरह से आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। देखिए इससे ना आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलेंगे साथियों अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बताइए क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर, या 1 डिग्री सेल्सियस पर, या 2 डिग्री सेल्सियस पर, या 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए साथियों आप सबको पता है कि किस तापमान पर, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या, 4 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो सबसे अधिक होता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हालांकि आज तो फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्यार से कमेंट में ये बताइए साथियों कि किस तापमान पर आपका सेल्सियस और आपका क्या है नहीं केल्विन जो इसका मान बराबर होता है, आपको बताना है साथियों। सेल्सियस और केल्विन का मान किस तापमान पर बराबर होता है आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न में चलेंगे। देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने में विटामिन से है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। बताइए क्या आपका विटामिन ए पानी में घुलनशील है, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। बताइए साथियों कौन पानी में घुलनशील है। तो एक होता है जल में घुलनशील यानी पानी में घुलनशील, और एक होता है वसा में घुलनशील। तो फिलहाल आपको क्या पूछा साथियों, पानी में घुलनशील। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी विटामिन बी जो है ये आपका क्या होता है साथियों, पानी में घुलनशील होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 में चलेंगे। देखिए 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है। बताइए क्या आपका कैंसर की पता कराती है, या टीबी की, या फिर पोलियो की, या फिर एड्स की। यानी किस जांच की पहचान, यानी किस रोग की पहचान के लिए एलिसा जांच किया जाता है। तो देखिए साथियों एलिसा जांच किसकी पहचान के लिए किया जाता है, आपका ए से एलिसा और एड्स से क्या होता है साथियों, एड्स होता है। तो क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एड्स हो जाएगा। इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 5 प्रश्न हो गए। इसी तरह से आप लोग आगे अपना स्कोर काउंट करते चले साथियों। चलेंगे 5 के बाद छठा प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपका है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। बताइए किसके मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। क्या फाइब्रिन की मौजूदगी के कारण, या प्लाज्मा की मौजूदगी के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण, या फिर हिपेरिन की मौजूदगी के कारण। तो साथियों जवाब दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका हिपेरिन है ना साथियों, हिपेरिन की मौजूदगी के कारण क्या होता है, आपका शरीर के भीतर आपका रक्त क्या होता है, जमता नहीं है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, डी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। देखिए मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होती है साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है।
क्या आपका बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान में अंतर पर निर्भर करती है, या फिर विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, या फिर साथियों विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बताइए साथियों। तो देखिए साथियों, शीतलन की जो दर है ना साथियों, वो आपका तापमान पर भी निर्भर करता है और आपका क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले। अगर आप लोग को लग रहा है कि वीडियो काफ़ी स्पीड हो रहा है साथियों, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने में आता है उसको आप क्या कीजिए, आप रोक दीजिए, रोक करके फिर इसका जवाब दीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। चलेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न। चलिए 8वां प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए। क्या आपका बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण की परिघटना पर, या फिर बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण की घटना पर, या फिर अपवर्तन और परिक्षेपण, या फिर साथियों ध्रुवण और व्यतिकरण? तो बताइए साथियों कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का? तो नॉर्मली अगर व्यतिकरण रहता तो नॉर्मली व्यतिकरण आंसर हो जाता साथियों। तो देखिए आपका व्यतिकरण कहाँ है, तो क्या हो जाएगा साथियों? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। देखिए व्यतिकरण के कारण ही क्या होता है, आपका वो चमकदार दिखता है साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे साथियों। देखिए 9 आपका क्या है, आपका है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली वर्तमान की दिशा बल की दिशा, ध्यान रखिएगा, वर्तमान बल की दिशा यानी बल की दिशा दिखाती है? क्या आपका तर्जनी हो जाएगा साथियों, या फिर बीच की अंगुली हो जाएगी जिसको मध्यमा कहते हैं, या अंगूठा, या फिर अनामिका? तो बताइए साथियों कौन सी उंगली बल की दिशा को दिखाती है? तो देखिए साथियों इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? जो आपका बीच की उंगली है ना, बीच की उंगली जिसको मध्यमा कहते हैं, ये क्या करता है? बल की दिशा को दर्शाता है। किसके? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। बताइए डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या फिर उसमें ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं साथियों? तो देखिए आपका डायनामो जो है वो क्या करता है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तन करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? क्या हृदय स्पंदन के लिए, या फिर शारीरिक संतुलन के लिए, या फिर सोचने के लिए, या इनमें से सभी? तो बताइए साथियों, बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत आसान सवाल है कि मस्तिष्क जो है हमारा ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए साथियों हमारा ब्रेन जो है वो आपका इनमें से सभी, इसका मतलब सभी चीज़ों के लिए वो उत्तरदायी है, यानी हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, और आपका शरीर संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, और सोचने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 12वां प्रश्न आपका है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। क्या संयोजन अभिक्रिया है, या अपचयन अभिक्रिया है, या फिर उपचयन अभिक्रिया है, या फिर साथियों विस्थापन अभिक्रिया है? तो बताइए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए साथियों शरीर में भोजन का पचना आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाएगा यहाँ के हिसाब से। देखिए ऑक्सीजन जुटता है उसमें, जैसे आपका भोजन क्या होता है साथियों? C6H12O6, इसमें आपका ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुटेगा तो इसको क्या बोलेंगे? उपचयन। या फिर आपका देखिए ऑप्शन में क्या रहता है साथियों? ऑप्शन में आपका रहता है अपघटन। क्या रहता है साथियों? अपघटन अभिक्रिया। तो अगर ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया रहता तब आंसर क्या होता साथियों? अपघटन अभिक्रिया हो जाता। लेकिन देखिए इस भोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जुट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको साथियों? उपचयन बोलते हैं। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 12 के बाद चलेंगे 13वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि बैटरी का अम्ल है। देखिए बैटरी का अम्ल कौन सा है? क्या आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सांद्र नाइट्रिक अम्ल, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साथियों बैटरी का अम्ल किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों बहुत आसान सा प्रश्न था। जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? बैटरी के अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। अम्लों का राजा भी कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेंगे 13 के बाद 14वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए आज सुपर फास्ट रिवीजन है। देखिए 14वां प्रश्न आपका कि काली चूना का रासायनिक सूत्र है। देखिए काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, या कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा? बताइए साथियों। तो देखिए
साथियों काली चूना जो है इसका आपका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा CaO। क्या हो जाएगा, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 14 के बाद 15 प्रश्न में चलेंगे। आज के सेशन का 15वां प्रश्न देखिए आपके सामने में ये है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्या अवतल लेंस का, या द्विफोकसी लेंस का, या बेलनाकार लेंस का, या उत्तल लेंस का। बताइए साथियों, जवाब देते चले आप लोग को घबराना नहीं है, बस हिम्मत से आप लोग को डटे रहना है। बताइए कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में साथियों अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका, अवतल लेंस का। देखिए बहुत सारे प्रिय छात्रों का सही जवाब आ रहा है। देखिए बहुत सारे प्रिय छात्र सही जवाब दे रहे हैं। एक बच्ची है सोनी परी नाम से, एक बच्ची सोनी परी नाम से है, वो भी हमेशा जवाब देती रहती है। तो देखिए इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। और भी मेरे बहुत सारे प्रिय छात्र हैं जो हर दिन एक्टिव रहते हैं और हर एक सवाल का जवाब भी देते हैं और कमेंट बॉक्स में वो लोग जवाब भी दिया करते हैं। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बने रहें। देखिए कंटिन्यू अगर आप किसी भी चीज़ को कीजिएगा तो वो हर हाल में आपको मिलेगा ही साथियों। अगर आप अपने मेहनत में अगर जरा सी भी अगर अगर अपने मेहनत में आप कोई भी कमी रह जाए साथियों, तब फिर आपको उसमें फिर कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो चलेंगे इसके बाद 15 के बाद 16वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 16वां प्रश्न आपका क्या है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। बताइए क्या है लेंस की क्षमता का मात्रक, क्या जूल है, या डायोप्टर है, या अर्ग है, या वाट है। देखिए साथियों आज अगर सुपर फास्ट रिवीजन नहीं होता तो हम यहाँ पे आपको हर एक सवाल का चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते, लेकिन क्या है आज आपका सुपर फास्ट रिवीजन है, सिर्फ आज आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न में। 16 के बाद 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न आपका क्या है कि दही में कौन सा अम्ल है। बताइए क्या दही में टार्टरिक अम्ल है, या फॉर्मिक अम्ल है, या लैक्टिक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है। तो बताइए साथियों दही में कौन सा अम्ल है। तो देखिए दही में आपका कौन सा अम्ल साथियों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए साथियों आपका अम्ल से हर हाल में एग्जाम में एक सवाल बनते ही हैं, हर हाल में आएगा ही। तो दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न आपका क्या है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। बताइए पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या साथियों ध्रुव पर, या फिर कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या फिर भूमध्य रेखा पर। बताइए साथियों। तो देखिए जी का मान जो है ना वो किस स्थान पर अपरिवर्तित रहता है। तो आप सबको पता है साथियों जो ध्रुव है, ध्रुव पर क्या होता है आपका जी का मान अपरिवर्तित रहता है साथियों। ध्रुव पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए आप लोग की तैयारी कैसी है, क्या कोई सवाल में आप लोगों को जरा से भी दिक्कत होता है। देखिए साथियों इसी तरह का ना आसान सवाल ही पूछा जाता है। देखिए एक दो सवाल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो उसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। बस हम लोग हर दिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक सवाल हम लोग से बन जाएगा। देखिए अगला सवाल है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। बोलते किस पर निर्भर करता है। क्या उस वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या उस वस्तु के संवेग पर निर्भर करता है, या साथियों उस वस्तु के चाल पर निर्भर करता है। बताइए कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो देखिए साथियों जड़त्व किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर साथियों, उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करता है, जड़त्व निर्भर करता है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न आपका क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। बताइए सामान्य स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए। क्या 120/70 mmHg, या फिर 110/80 mmHg, या फिर 120/80 mmHg, या फिर 100/80 mmHg। बताइए साथियों क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना हो जाता है, 120/80 mmHg। क्या हो जाएगा साथियों, 120/80 mmHg। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, सी हो जाएगा। चलेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। बोलिए तत्वों का गुणधर्म क्या होगा। क्या परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, देखिए आधुनिक आवर्त बोला है, या फिर परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। बताइए साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। क्या होता है साथियों, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपका क्या है कि किसी विद्युत
धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? क्या चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है? बताइए साथियों। तो देखिए किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है साथियों वो क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत लॉजिक वाला प्रश्न था और बहुत इंटरेस्टेड सवाल था साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 23वां प्रश्न आपके सामने में ये है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या वोल्ट हो जाएगा साथियों, या ओम हो जाएगा साथियों, या कूलम हो जाएगा साथियों, या एम्पियर हो जाएगा साथियों? बताइए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन हो जाएगा? तो देखिए प्रिय छात्रों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो देखिए आप अपने से ना बाकी सब जो है उसको भी आप अपने से आंसर देने का कोशिश किया कीजिए, ताकि उससे ना आपका प्रैक्टिस जो है आपकी जो यादें हैं और भी ताज़ा होते चले जाएगी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 23 के बाद 24वां प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न क्या है साथियों कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? क्या आरबीसी का है साथियों, या डब्ल्यूबीसी का है, या पट्टिकाणु का है, या जीवद्रव का है? तो देखिए साथियों आप लोग जवाब देते चले। और आप लोगों को एक बात ये बताएं कि देखिए आप लोगों से बस हम लोगों को यही उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करें और एक सरकारी कॉलेज में एक अपना सीट को पक्का करें साथियों। बस आप लोगों से यही उम्मीद है और ज़रूर आप लोग इस उम्मीद को पूरा भी कीजिएगा। तो देखिए साथियों हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका हो जाएगा साथियों? आरबीसी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आरबीसी का हो जाएगा। आरबीसी। देखिए अभी मैच चल रहा है ना आईपीएल, तो उसमें क्या है एक आरसीबी भी है ना, आरसीबी एक टीम है, बहुत सारे प्रिय छात्रों का फेवरेट भी हो सकता है आरसीबी। ठीक है साथियों। तो देखिए हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का ध्यान रखिएगा। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न चलेंगे साथियों। देखिए 25वां प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित या फिर निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सार्वधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए प्रति ग्राम पूछा है सार्वधिक ऊर्जा। अगर नॉर्मली अगर बोलता है कि डायरेक्ट ऊर्जा यानी सार्वधिक ऊर्जा, तब वो आपका अलग ऑप्शन होता है, लेकिन प्रति ग्राम सार्वधिक ऊर्जा बोला है तो क्या हो जाएगा साथियों? क्या प्रोटीन होगा, या वसा होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा, या फिर विटामिन होगा? बताइए साथियों, इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए प्रति ग्राम सार्वधिक ऊर्जा किसमें हो जाता है साथियों? आपका वसा में हो जाता है। किसमें होता है? वसा में हो जाता है। और इस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलेंगे 25 के बाद 26वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 26वां प्रश्न आपका क्या है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई? बताइए साथियों कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए साथियों जो आपका विटामिन सी है, विटामिन सी ये क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 26 के बाद 27वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 27वां प्रश्न आपके सामने में ये है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं हाइड्रोफाइट? क्या एक समुद्री जानवर को कहते हैं, या एक जलीय पौधे को कहते हैं, या एक पौधीय रोग को कहते हैं, या एक जल रहित पौधे को कहते हैं? बताइए साथियों हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? तो देखिए साथियों आपका हाइड्रोफाइट किसको बोलेंगे? एक जलीय पौधे को। किसको बोलेंगे? एक जलीय पौधे को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफाइट बोला जाता है। एक जलीय पौधे को क्या बोलेंगे साथियों? हाइड्रोफाइट। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलेंगे 27 के बाद 28वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 28वां प्रश्न आपका क्या है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताइए न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्या लीवेनहॉक ने की थी, या स्लाइडेन-स्वान ने की थी, या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या रॉबर्ट हुक ने की थी? बताइए साथियों बहुत आसान सा प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो देखिए साथियों न्यूक्लियस की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा साथियों? सी हो जाएगा। चलेंगे 28 के बाद 29वां प्रश्न में। देखिए 29वां प्रश्न आपका क्या है कि धातुएं सुचालक होती है क्योंकि? देखिए धातुएं सुचालक होती है क्योंकि क्या रीज़न है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, या फिर उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, या फिर उनका पृष्ठ परावर्ती होता है? तो बताइए साथियों धातुएं सुचालक क्यों होती है? तो देखिए बहुत सिंपल सा रीज़न है कि उसमें क्या होता है, जितना सभी आप धातु देखिएगा ना साथियों उनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें क्या होता है साथियों? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इस वजह से वो धातु क्या होती है? सुचालक होती है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 29 के बाद 30वां प्रश्न में चलेंगे। देखिए 30वां प्रश्न आपका क्या है कि जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में
जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है, यानी इन चारों ऑप्शनों में से कौन जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। क्या कॉपर नहीं होगा, या निकेल नहीं होगा, या सिल्वर नहीं होगा, या जिंक नहीं होगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका TRE 2 में भी पूछा गया था और इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज करेगा। क्यों, देखिए क्या बोला कि कौन सा नहीं होता है ना, तो सब कोई तो ये सोचेगा कि सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर ही नहीं होता है। अब देखिए सब कोई सिल्वर होता है ये क्यों सोचेगा, क्योंकि नाम ही क्या है, जर्मन सिल्वर, तो इसका मतलब उसमें सिल्वर होगा, लेकिन देखिए सिल्वर ही नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे 30 के बाद 31वां प्रश्न में। देखिए 31वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, बताइए। क्या आपका तांबा है साथियों, या यूरेनियम है, या एल्युमिनियम है, या चांदी है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। तो देखिए साथियों, सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा, आपका यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यूरेनियम जो है आपका इन चारों ऑप्शनों में से सबसे भारी धातु हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद चलेंगे 31 का 32वां प्रश्न। देखिए और कुछ ही प्रश्न आपका बचा हुआ साथियों। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपका TRE 2.0 में पूछा गया है। ये वाला भी क्वेश्चन TRE 2.0 में ये वाला भी क्वेश्चन हूबहू पूछा गया साथियों। तो देखिए क्या है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए बच्चा लाख तैयारी करे, लाख पढ़ ले, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो उसको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा साथियों। तो आपको प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। देखिए दुनिया का महान क्रिकेटर विराट कोहली, देखिए बहुत सारे इसके फैन फॉलोवर हैं, देखिए बहुत महान प्लेयर हैं, लेकिन ये अगर अपना प्रैक्टिस छोड़ देना साथियों तो देखिए हालांकि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अगर अपना प्रैक्टिस छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, उसको खेलने में दिक्कत होगा साथियों। तो इसीलिए देखिए आपको ये नहीं सोचना कि आपको आता है, आपको जितना प्रैक्टिस का मौका मिलता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना साथियों मेरिट बनता है, मेरिट, और एक नंबर भी काफ़ी मायने रखता है। तो देखिए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या आपका हो जाएगा Na2SO4.10H2O, या फिर NaCO3 हो जाएगा, या फिर Na2CO3.10H2O, या फिर आपका क्या हो जाएगा साथियों CaOH का होल 2। बताइए साथियों, देखिए बहुत कंफ्यूज करेगा यहाँ पे बच्चा। ए और सी का जो ऑप्शन है सेम टू सेम है, बस हल्का सा फर्क है, तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करेगा। आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए साथियों। तो देखिए धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, आपका Na2CO3.10H2O हो जाएगा साथियों। Na2CO3.10H2O क्या हो जाएगा, आपका धोने का सोडा का हो जाएगा, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद और मात्र और 3 प्रश्न बचे हुए हैं साथियों। देखिए क्या है आपका 33वां प्रश्न कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्या लिटमस पत्र का करते हैं, या कोबाल्ट पत्र का, या अमोनिया पत्र का, या इनमें से कोई नहीं, बताइए साथियों। तो अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो साथियों बहुत आसान सा प्रश्न था, किसका करते हैं, लिटमस पत्र का करते हैं। किसका करते हैं, लिटमस पत्र का हम लोग उपयोग करते हैं अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे 33 के बाद 34वां प्रश्न। देखिए 34वां प्रश्न आपका है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, बताइए ट्रांसफॉर्मर क्या है। क्या ये DC को AC में परिवर्तित करता है, या फिर AC वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या फिर साथियों AC वोल्टता को DC वोल्टता में परिवर्तित करता है, या फिर साथियों वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए आप लोग। तो देखिए ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है साथियों, वो आपका क्या करता है, AC जो वोल्ट होता है ना, AC वोल्ट, उसको घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, AC वोल्ट को क्या करता है वो आपका ट्रांसफार्मर घटाने और बढ़ाने में इसको प्रयुक्त होता है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे 34 के बाद आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है अब तक। देखिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं। देखिए प्राथमिक रंग बोला है, आपके एग्जाम में प्राथमिक रंग द्वितीयक रंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बताइए प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं, क्या आपका पीला, लाल और हरा, या फिर आपका नीला, लाल और हरा, या फिर आपका बैगनी, लाल और पीला, या फिर आपका जामुनी, बैगनी और हरा। तो आपको ऐसे याद रखना है क्या साथियों, RBG, आर, रुकिएगा आप लोग, RB, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या साथियों, G। देखिए R से रेड, B से आपका ब्लू, G से ग्रीन। तो देखिए लाल, नीला, हरा कहाँ पे है, तो देखिए लाल, नीला और हरा अगर आप देखिएगा साथियों, नीला, लाल, हरा, ऑप्शन आपका किस में हो जाएगा साथियों, बी में हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन बी में हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, 35वां प्रश्न। तो ये बताइए साथियों आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, और ये 35 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। आज के जो सुपर फर्स्ट रिवीजन था उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये बताएं आप
आप लोग कि आप लोगों का 35 में से कितना स्कोर हुआ। बस इसको आप लोग जरूर बताएं, सारे प्रिय छात्र आप लोग जरूर बताएं कि 35 में से आपका कितना स्कोर हुआ साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल से उसी तरह से कंटिन्यू फिर से क्लास में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और एंजॉय करते रहें साथियों। जय हिंद।